वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो वर्ल्ड नाउ। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइंस का चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेस का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है द किडनी इन ह्यूमन बीइंग्स आर अ पार्ट ऑफ द सिस्टम फॉर। ह्यूमन बीइंग्स में किडनी किस सिस्टम का पार्ट है? ऑप्शन ए न्यूट्रिशन, ऑप्शन बी रेस्पिरेशन, ऑप्शन सी एक्सक्रीशन और ऑप्शन डी ट्रांसपोर्टेशन। इसका आंसर है ऑप्शन सी एक्सक्रीशन। द किडनी इन ह्यूमन बीइंग्स आर अ पार्ट ऑफ द सिस्टम फॉर एक्सक्रीशन। ह्यूमन बीइंग्स में किडनी एक्सक्रीशन के लिए सिस्टम का पार्ट है। सेकेंड क्वेश्चन है द जाइलम इन द प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। प्लांट्स में जाइलम किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? यानी प्लांट्स में जाइलम का क्या फंक्शन है? ऑप्शन ए ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ऑप्शन बी ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ऑप्शन सी ट्रांसपोर्ट ऑफ अमीनो एसिड और ऑप्शन डी ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। इसका आंसर है ऑप्शन ए ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। The xylem in the plants are responsible for transport of water. प्लांट्स में जाइलम वाटर के ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। थर्ड क्वेश्चन है द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ऑप्शन बी क्लोरोफिल, ऑप्शन सी सनलाइट एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। यानी ऊपर दिए हुए सभी ऑप्शंस। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन प्लांट में फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के हेल्प से और क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। The autotrophic mode of nutrition requires carbon dioxide, water, chlorophyll and sunlight. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल और सनलाइट की ज़रूरत होती है। फोर्थ क्वेश्चन है द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी टेक्स प्लेस इन। पायरुवेट का ब्रेकडाउन जो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी देता है वो प्रोसेस कहाँ होता है? ऑप्शन ए साइटोप्लाज्म, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट और ऑप्शन डी न्यूक्लियस। पायरुवेट का ब्रेकडाउन अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग प्रोसेस से होता है। यहाँ पायरुवेट के ब्रेकडाउन में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है। ये प्रोसेस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया। द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। पायरुवेट का ब्रेकडाउन जो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी देता है वो प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। फिफ्थ क्वेश्चन है हाउ आर फैट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। फैट का डाइजेशन हमारे बॉडी में कैसे होता है? वेयर डज दिस प्रोसेस टेक प्लेस। और ये प्रोसेस हमारे बॉडी में कहाँ होता है? फैट का डाइजेशन फॉलोइंग स्टेप्स में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर और पैंक्रियाज से सिक्रीशन को रिसीव करता है। यानी लीवर और पैंक्रियाज जिन सब्सटेंसेस को सिक्रिएट करता है उसे स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव करता है। लीवर बाइल जूस सिक्रिएट करता है और बाइल जूस को स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव करता है। बाइल जूस में बाइल सॉल्ट प्रेजेंट रहता है और बाइल सॉल्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट फैट को स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करता है। बाइल सॉल्ट के द्वारा फैट को स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करने के इस प्रोसेस को कहते हैं इमल्सिफिकेशन।
इसके अलावा बाइल जूस स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट एसिडिक फूड को अल्कलाइन फूड में कन्वर्ट करता है, क्योंकि स्टोमक से जो फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है वो एसिडिक होता है, लेकिन पैंक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट एंजाइम सिर्फ अल्कलाइन नेचर वाले फूड को ही डाइजेस्ट करता है। पैंक्रियाज पैंक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है और पैंक्रियाटिक जूस को भी स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव करता है। पैंक्रियाटिक जूस में एक एंजाइम लाइपेज प्रेजेंट रहता है और लाइपेज इमल्सिफाइड फैट यानी फैट के स्मॉल मॉलिक्यूल्स को डाइजेस्ट करता है। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि फैट का डाइजेशन सॉल्ट और एंजाइम के हेल्प से स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। 6th क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ सेलाइवा इन द डाइजेशन ऑफ फूड? फूड के डाइजेशन में सेलाइवा का क्या रोल है? फूड के डाइजेशन में सेलाइवा का फॉलोइंग रोल्स है। सेलाइवा माउथ में प्रेजेंट सैलिवरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है। ये फूड को मॉइस्ट और सॉफ्ट बनाता है ताकि हम लोग फूड को आसानी से निगल सकें। इसके अलावा सेलाइवा में एक एंजाइम प्रेजेंट रहता है जिसका नाम है सैलिवरी एमाइलेज। सैलिवरी एमाइलेज स्टार्च को सिंपल शुगर में ब्रेक डाउन करता है। 7th क्वेश्चन है, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड व्हाट आर इट्स बाय प्रोडक्ट? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के लिए कौन कौन से कंडीशंस जरूरी होते हैं और इसके बाय प्रोडक्ट क्या हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा होता है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के लिए फॉलोइंग कंडीशंस की ज़रूरत होती है। फर्स्ट है प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से स्टोमेटा के द्वारा बॉडी के अंदर लेता है। सेकेंड है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। प्लांट वाटर को सॉइल से रूट के द्वारा एब्जॉर्ब करता है। थर्ड है प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट क्लोरोफिल के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। और फोर्थ है प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल प्लांट के ग्रीन पार्ट्स जैसे लीव्स में प्रेजेंट रहता है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यानी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस का बाय प्रोडक्ट है ऑक्सीजन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के हेल्प से और सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ग्लूकोज या फूड बनाता है और ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट के रूप में निकलता है। 8th क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन? एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंसेस होते हैं? नेम सम ऑर्गेनिज्म दैट यूज एनारोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन। यहाँ कुछ ऑर्गेनिज्म का नाम बताना है जिनमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। सबसे पहले देखेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंसेस। फर्स्ट पॉइंट है एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। सेकेंड पॉइंट है एरोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन सिर्फ साइटोप्लाज्म में होता है। थर्ड पॉइंट है एरोबिक रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल। फोर्थ पॉइंट है एरोबिक रेस्पिरेशन में अधिक अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होता है, लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन में कम अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होता है। फिफ्थ पॉइंट है एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है, यानी यहाँ ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कंप्लीट नहीं होता है। सिक्स पॉइंट है एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज करने के लिए अधिक समय लगता है, यानी ये स्लो प्रोसेस है, लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन फास्ट प्रोसेस है। और सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है एनारोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन ईस्ट और कुछ बैक्टीरिया में होता है।
9th क्वेश्चन है, हाउ आर द अल्वियोलाई डिजाइन टू मैक्सिमाइज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैस के एक्सचेंज को बढ़ाने के लिए अल्वियोलाई का डिजाइन कैसा होता है। द अल्वियोलाई आर थिन वॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द लंग्स। अल्वियोलाई सैक लाइक यानी फूला हुआ स्ट्रक्चर है जो लंग्स में प्रेजेंट रहता है और इसका वाल पतला होता है। ईच लंग कंटेन मिलियंस ऑफ अल्वियोलाई एंड दे आर सराउंडेड बाय एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। प्रत्येक लंग्स में लाखों अल्वियोलाई प्रेजेंट रहता है और ये अपने चारों ओर ब्लड वेसल्स के नेटवर्क से घिरा हुआ होता है। क्योंकि अल्वियोलाई फूला हुआ स्ट्रक्चर है और ये लाखों की संख्या में लंग्स में प्रेजेंट रहता है, इसलिए लंग्स में अल्वियोलाई का सरफेस एरिया बड़ा होता है, जिसके कारण इसमें गैस का एक्सचेंज अधिक होता है। गैस एक्सचेंज के समय ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड को पूरे बॉडी से लेता है और उसे अल्वियोलाई में रिलीज कर देता है और ऑक्सीजन को ब्लड अल्वियोलाई से लेता है और उसे पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। 10th क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी द consequences ऑफ अ डेफिशिएंसी ऑफ हेमोग्लोबिन इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में हेमोग्लोबिन की कमी होने पर क्या कॉन्सिक्वेंसेस यानी परिणाम होंगे। हेमोग्लोबिन एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो ब्लड के आरबीसी यानी रेड ब्लड कॉर्पसल में प्रेजेंट रहता है। हेमोग्लोबिन का एफिनिटी यानी लगाव ऑक्सीजन के लिए बहुत अधिक होता है, इसलिए हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो जाता है यानी बंध जाता है और ऑक्सीजन को अपने साथ लंग से बॉडी के सभी सेल्स में कैरी करता है। ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी यानी घुलने की क्षमता कम होती है, इसलिए ऑक्सीजन ब्लड में डिसॉल्व फॉर्म यानी घुलित अवस्था में नहीं बल्कि ब्लड में प्रेजेंट हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर कैरी होता है। अगर हमारे बॉडी में हेमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी तो ब्लड में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगा, यानी ब्लड में कम ऑक्सीजन कैरी होगा, जिसके कारण ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा। लो ब्लड ऑक्सीजन लेवल कैन रिजल्ट इन हेडेक, टायर्डनेस एंड ब्रीदिंग प्रॉब्लम। ब्लड में कम ऑक्सीजन लेवल के कारण सर दर्द, थकावट और सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकता है। 11th क्वेश्चन है, डिस्क्राइब डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बीइंग्स, व्हाई इज इट नेसेसरी। यहाँ ह्यूमन बीइंग्स में ब्लड के डबल सर्कुलेशन को डिस्क्राइब करना है और बताना है कि ह्यूमन बीइंग्स में ब्लड का डबल सर्कुलेशन क्यों जरूरी है। ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। हार्ट में ये 4 चैम्बर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्स होने से प्रिवेंट करता है, यानी हार्ट में 4 चैम्बर होने के कारण ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक दूसरे से अलग रहता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स कम टू द लेफ्ट एट्रियम बाय पल्मोनरी वेन्स। ब्लड सर्कुलेशन के समय ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी ऑक्सीजन रिच ब्लड लंग से पल्मोनरी वेन के द्वारा लेफ्ट एट्रियम में आता है। फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम द ऑक्सीजनेटेड ब्लड गोज टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट एट्रियम से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है एंड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल द ब्लड पंप आउट टू द बॉडी बाय एओर्टा। और लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड एओर्टा के द्वारा बॉडी में भेज दिया जाता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी कम टू द राइट एट्रियम बाय वेना केवा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड बॉडी से वेना केवा के द्वारा राइट एट्रियम में आता है। फ्रॉम राइट एट्रियम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गोज टू द राइट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाता है एंड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल द ब्लड पंप आउट टू द लंग्स थ्रू पल्मोनरी आर्टरीज फॉर ऑक्सीजनेशन। और राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड
पल्मोनरी आर्टरीज के द्वारा लंग्स में भेज दिया जाता है। लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का ऑक्सीजनेशन होता है। ब्लड सर्कुलेशन के इस प्रोसेस को इस डायग्राम से भी समझ लेते हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से पल्मोनरी वेन के द्वारा लेफ्ट एट्रियम में आता है। लेफ्ट एट्रियम से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है और लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड एओर्टा के द्वारा बॉडी में भेज दिया जाता है। बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपीरियर वेना केवा और इंफेरियर वेना केवा के द्वारा राइट एट्रियम में आता है। राइट एट्रियम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाता है और राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरीज के द्वारा लंग्स में भेज दिया जाता है। लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का ऑक्सीजनेशन होता है, यानी लंग्स में ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड को एल्वियोलाई में रिलीज करता है और ऑक्सीजन को ब्लड एल्वियोलाई से लेता है, जिसके कारण डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में बदल जाता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस लंग्स से हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में इंटर होता है और फिर ब्लड सर्कुलेशन का एक नया साइकिल स्टार्ट होता है। इस तरह से ह्यूमन में ब्लड सर्कुलेशन के एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए ब्लड 2 बार हार्ट से होकर पास होता है। एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल से होकर पास होता है और दूसरी बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल से होकर पास होता है। इसलिए ह्यूमन में ब्लड के सर्कुलेशन को डबल सर्कुलेशन कहा जाता है। नेसेसिटी ऑफ डबल सर्कुलेशन। यहाँ हम लोग देखेंगे कि ह्यूमन में ब्लड का डबल सर्कुलेशन क्यों जरूरी है। डबल सर्कुलेशन फाउंड इन ह्यूमन बिकॉज दे हैव 4 चैम्बर हार्ट। ह्यूमन में डबल सर्कुलेशन पाया जाता है क्योंकि इसके हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। हार्ट के ये 4 चैम्बर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्स होने से प्रिवेंट करता है। जैसा कि पिछले पेज में हम लोगों ने पढ़ा कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल से होकर पास होता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल से होकर पास होता है, यानी हार्ट के लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है और हार्ट के राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। इस तरह से ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिक्स नहीं होता है। क्योंकि ह्यूमन एक वार्म ब्लडेड एनिमल है और वार्म ब्लडेड एनिमल का बॉडी टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहता है, इसलिए ह्यूमन का भी बॉडी टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहता है। जैसे ह्यूमन का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ह्यूमन में इस बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट बनाए रखने के लिए, यानी अधिक गर्मी या अधिक सर्दी में भी बॉडी का टेम्परेचर एक जैसा ही बना रहे, इसके लिए ह्यूमन को अधिक एनर्जी की ज़रूरत होती है और अधिक एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए अधिक ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग रखने से बॉडी को अधिक अमाउंट में ऑक्सीजन मिलता है। अधिक ऑक्सीजन के सप्लाई से सेलुलर रेस्पिरेशन के द्वारा अधिक अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होता है। क्योंकि जब सेलुलर रेस्पिरेशन में पायरुवेट का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है तो अधिक अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होता है। इस तरह से ह्यूमन में बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट बनाए रखने के लिए ब्लड का डबल सर्कुलेशन जरूरी है। 12th क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम में मटेरियल्स के ट्रांसपोर्ट में क्या डिफरेंसेस हैं। फर्स्ट डिफरेंस है, जाइलम वाटर और मिनरल्स के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, लेकिन फ्लोएम फूड के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। सेकेंड पॉइंट है, जाइलम में मटेरियल का फ्लो यूनिडायरेक्शनल यानी एक ही डायरेक्शन में होता है, लेकिन फ्लोएम में मटेरियल का फ्लो बाई डायरेक्शनल यानी 2 डायरेक्शन में होता है। थर्ड पॉइंट है, जाइलम में वाटर का ट्रांसपोर्ट अपवर्ड डायरेक्शन यानी ऊपर की ओर रूट से प्लांट के एरियल पार्ट्स में होता है। एरियल पार्ट्स का मतलब है प्लांट का वो भाग जो जमीन के ऊपर रहता है। फ्लोएम में फूड का ट्रांसपोर्ट
अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन यानी ऊपर और नीचे दोनों डायरेक्शन में लीफ से प्लांट के दूसरे भागों में होता है। और फोर्थ पॉइंट है, जाइलम में वाटर के ट्रांसपोर्ट के लिए ट्रांसपिरेशन पुल की ज़रूरत होती है और फ्लोएम में फूड के ट्रांसपोर्ट के लिए एटीपी के रूप में एनर्जी की ज़रूरत होती है। 13 क्वेश्चन है, कंपेयर द फंक्शनिंग ऑफ अल्वियोलाई इन द लंग्स एंड नेफ्रॉन इन द किडनीज विथ रिस्पेक्ट टू देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग। यहाँ लंग्स में प्रेजेंट अल्वियोलाई और किडनी में प्रेजेंट नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर और फंक्शन को कंपेयर करना है। फर्स्ट पॉइंट है, अल्वियोलाई स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर है जो लंग्स में प्रेजेंट रहता है और नेफ्रॉन ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है जो किडनी में प्रेजेंट रहता है। सेकेंड पॉइंट है, अल्वियोलाई रेस्पिरेटरी सिस्टम से बिलोंग करता है और नेफ्रॉन एक्सक्रीटरी सिस्टम से बिलोंग करता है। थर्ड पॉइंट है, अल्वियोलाई में गैसेज जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है और नेफ्रॉन में यूरिन का फॉर्मेशन होता है। फोर्थ पॉइंट है, अल्वियोलाई अपने चारों ओर ब्लड कैपिलरीज के नेटवर्क से घिरा हुआ होता है। नेफ्रॉन में ब्लड कैपिलरीज का गुच्छा पाया जाता है जिसे कहते हैं ग्लोमेरुलस। एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल और एक लॉन्ग कन्वोल्यूटेड ट्यूब रहता है जिसे कहते हैं रेनल ट्यूब्यूल्स। फिफ्थ पॉइंट को हम लोग नेक्स्ट पेज में देखेंगे। फिफ्थ पॉइंट में लंग्स में प्रेजेंट अल्वियोलाई और किडनी में प्रेजेंट नेफ्रॉन के फंक्शन का कंपेयर है। लंग्स में अल्वियोलाई और ब्लड कैपिलरीज के बीच में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। इस प्रोसेस में ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड को पूरे बॉडी से लाता है और उसे अल्वियोलाई में रिलीज कर देता है और ऑक्सीजन को ब्लड अल्वियोलाई से लेता है और बॉडी के सभी सेल्स में ट्रांसपोर्ट करता है। नेफ्रॉन में ग्लोमेरुलस ब्लड को फिल्टर करता है, बोमेन्स कैप्सूल फिल्ट्रेट को कलेक्ट करता है और उसे रेनल ट्यूब्यूल में पास कर देता है। रेनल ट्यूब्यूल में जरूरी सब्सटेंसेस को रीएब्जॉर्ब किया जाता है और बचा हुआ फ्लूइड यूरिन के रूप में यूरेटर से होते हुए यूरेथ्रा के द्वारा बॉडी से बाहर निकल जाता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।